Okay, in the last lecture, we were discussing about the phase and phase difference, and the last topic is, I think, periodic function. Periodic function के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो इक्वेशंस कैसे बनाई जा सकती हैं जिससे हम किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक दो इक्वेशंस मैंने आपको ये बताई थी कि जिसमें हम लोग ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। A is the amplitude of the particle and y is the displacement of the particle at time t। तो t टाइम पर वो कहां पर होगा इसकी पोजीशन बताने के लिए हम ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस लिखते हैं, और ये जो फंक्शन है इसी को क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन बोला जाएगा। और इसमें हमने साइन थीटा को यूज किया क्योंकि हमें ये पता था कि साइन की जो वैल्यूज है वो रिपीट होती है। जैसे हमने इसके लिए एक साइन ग्राफ पढ़ा था जिसमें वैल्यूज लिखेंगे +1 0 एंड दिस इज -1। तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा आगे, ऐसा बढ़ता जाएगा जिसमें वैल्यूज रिपीट होंगी 0 +1 0 -1 0 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर 0। तो ये वैल्यूज रिपीट होंगी और ये कितने फेज के बाद रिपीट होंगी। तो देखिए यहाँ पर 0 फेज है, यहाँ पर है एंगल π/2, हियर द एंगल इज पाई, नेक्स्ट 3/2 पाई एंड दिस वन इज 2 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग π/2 ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट एंगल को लिख सकते हैं। तो साइन की वैल्यूज रिपीट होती हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए हमने साइन थीटा को इस पीरियोडिक फंक्शन के अंदर यूज किया जिससे हम लोग किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन को बता सकते हैं। इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अभी मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा पूरा कि ये इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, और इक्वेशंस बनाने के बाद हम इन इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से t की वैल्यूज को पुट करके किसी भी समय पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशंस बनेंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या है, पीरियोडिक मोशन ही है, उसी के टाइप है, ये पीरियोडिक मोशन के टाइप है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर मोशन रिपीट होता है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच ए पार्टिकल moves to and fro about its mean position under the effect of a restoring force, under the effect of a restoring force। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जिसमें एक पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जैसे कि हम लोग एक स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन के अंदर लेकर के आता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक रबर है, तो मैं उस रबर बैंड को ऐसा स्ट्रेच करता हूं, तो मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेंज करूंगा तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही मैं उस फोर्स हटाऊंगा, जैसे ही मैं उस स्प्रिंग को या उस रबर बैंड को छोड़ूंगा, वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो कोई भी इलास्टिक मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, जो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, हुक्स लॉ आपने स्टडी किया होगा अभी, तो जो हुक्स लॉ को स्टडी करेगा और जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होगा। सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक वर्ड इसलिए यूज करते हैं जो रिपीटेशन को बताता है, मतलब कि बार बार रिपीट होना कुछ सर्टेन टाइम के बाद में। जैसे हारमोनियम होता है, उसमें सारे गामा पादा निशा इस तरह से शुरू होते हैं, तो वो बार बार 7 सुरों के बाद दोबारा से रिपीट होते हैं वो, तो उसी के बेसिस पर ये वर्ड यूज किया गया हार्मोनिक, मतलब कि रिपीटेशन।
तो एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा, किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, लेकिन किसके इफेक्ट में करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। बिना रीस्टोरिंग फोर्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल नहीं है। और इसी के बेसिस पर हम एक लॉ भी पढ़ेंगे जिसको बोला जाएगा फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम, उसको भी स्टडी करते हैं। लेकिन पहले आप ये एग्जांपल को समझिए कि रीस्टोरिंग फोर्स किस तरह से काम करेगा। जैसे मेरे पास ये एक स्प्रिंग था और ये अभी नॉर्मल कंडीशन में यहां पर मैंने इसके साथ एक m मास के ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया और फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैंने इसके नीचे क्या लगा दिए, यहाँ पर व्हील्स लगा दिए। और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हम डिसिपेटिव फोर्सेस को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा और इसकी एनर्जी कभी भी डिसिपेट नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। सो दिस इज द मीन पोजिशन ऑफ दिस स्प्रिंग, ये इस स्प्रिंग की मीन पोजीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसके स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसे पुल आउट कर लेंगे, ऐसा खींच लेंगे स्प्रिंग को, या हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे, इसको दबा देंगे। तो हम लोग कंप्रेशन का केस ले लेते हैं। यहां पर मैंने इस स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके मैं इस स्प्रिंग को इस पोजीशन पर यहां पर ले आया। अब ऐसा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग अपने आप थोड़ी ना दब जाएगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कौन सा फोर्स है, तो आंसर है ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई हैव डन द वर्क। तो मैंने इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन किया और वर्क डन करने पर क्या हुआ, ये स्प्रिंग इस पोजीशन पर आ गया और जो मैंने वर्क डन किया था वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ओके, ये एक बात। अब हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। वो क्यों होगा, सुनिए। मैं आपको दोनों केसेस बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक रबर है, रबर के अंदर हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। ये इसके पार्टिकल्स की पोजीशंस हैं जिनके बीच में फिक्स्ड स्पेसेस हैं और ना स्पेसेस कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं। अब मैं आपको दोनों केस बताता हूं, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा और जब मैं इसको पुल आउट करूंगा। तो सबसे पहले पुल आउट का केस लेते हैं। मैंने इस रबर को एक तरफ से फिक्स कर दिया वॉल के साथ, अब दूसरी तरफ से मैं इसको ऐसा खींच रहा हूं, तो क्या होगा, तो आंसर है कि इन पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको ऐसा स्ट्रेच करूंगा बाहर की तरफ, ये इन पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ये आपको दिख रहा है, ये स्पेस बढ़ गए। तो जैसे मैंने इसको बाहर की तरफ ऐसा पुल किया, पुल करने पर ये इनके स्पेसेस इंक्रीज हो गए और स्पेसेस इंक्रीज होते ही अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसेस इंक्रीज होते ही क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ये अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से होगा, तो आंसर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक एटम के अंदर क्या होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से ऐसा। ये एक एटम है। इसी तरह से ये इसके पास में दूसरा एटम है जिसकी ऑर्बिट्स में भी ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऐसा है। तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये रिपेल कर रहे हैं, तो आंसर है दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। ये प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है तो उसकी आउटर ऑर्बिट में भी एक एक इलेक्ट्रॉन और होगा। ओके, एनीवेज आप ये समझिए कि इनके बीच में किस तरह के फोर्सेस होंगे। तो अगर एक मेटल के अंदर ये एटम्स पड़े हैं इस तरह से, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्सेस होंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पर एक क्या काम करेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा। क्या अट्रैक्शन काम करेगा, आंसर है यस, अट्रैक्शन भी काम करेगा। इसके प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या लगा सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं। इसी तरह से इसके प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या लगा सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ के प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये एटम एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो मैंने आपको दोनों फोर्सेस बता दिए,
कि अट्रैक्शन फोर्सेज भी है, रिपल्शन फोर्सेज भी है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो क्या होगा? अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास दो एटम्स हैं, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट हुआ ऐसा, फिर अट्रैक्शन फोर्स हुआ ऐसा। तो अट्रैक्शन रिपल्शन जब बराबर हो गए तो क्या होगा? तो ये अपनी पोजीशंस पर ऐसा रुक जाएंगे, ना पास में आएंगे और ना ही दूर जाएंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। जब मैं इसको पुल आउट कर रहा हूं तो इनके बीच के स्पेस को इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इनके बीच का स्पेस बढ़ाता हूं, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। देखिए, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों में ही चेंजेस आते हैं, लेकिन मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी नेट फोर्स 0 है। जब ये ऐसी पोजीशन पर रुके हुए हैं उस समय पर नेट फोर्स क्या था? 0 था। लेकिन जैसे ही मैंने बीच के स्पेसेस इंक्रीज कर दिए, नेट फोर्स जो है वो कौन सा हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर क्रिएट हो रहा है तो मान लीजिए मैंने बाहर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था और इस रबर को बाहर की तरफ खींचा था, तो यहां पर इन पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा? 10 न्यूटन ही प्रोड्यूस होगा। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये था एक्सटर्नल फोर्स, और ये वाला कौन सा फोर्स है जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को लगाना बंद करूंगा तो क्या होगा? तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल्स फिर से कहां आ जाएंगे? ये मॉलिक्यूल्स फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे और ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को फिर से गेन कर लेगा, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे दोबारा से। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। और अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसा कंप्रेस किया, इस डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा दब जाएगा और ये वाले मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इनके बीच का स्पेस कम हो गया तो यहां पर इनके बीच रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अब रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इनके बीच में रिपल्शन फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जैसे ही मैं इसको ऐसा कंप्रेस करता हूं, अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है और पार्टिकल्स को बाहर की तरफ धकेलता है। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा, इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण मॉलिक्यूल्स कहां आ जाएंगे? अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। सो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर मैं एक स्प्रिंग को दबा रहा हूं तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इनके डिस्टेंसेस कम होने की वजह से यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप याद कर लीजिए, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देख लीजिए, मैं एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं? मैं एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ऐसा इसको दबा रहा हूं, और रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहां से यहां आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके बाद में जब मैं इसको रिलीज करूंगा, अभी मैंने इसको दबा करके कंप्रेस करके लॉक करके रखा हुआ था, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो ये किस तरफ भागेगा? ये किस तरफ जाएगा? तो आंसर है ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द मोशन, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। तो ये इस तरह से मीन पोजीशन तक पहुंचेगा लेकिन रुकेगा नहीं, और कहां निकल जाएगा? मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा और इस पोजीशन पर जाकर के रुक जाएगा। तो अगर हमने इसको x डिस्प्लेसमेंट इधर किया था तो यहां पर भी ये कितना डिस्प्लेस होगा? यहां पर भी ये x ही डिस्प्लेस होगा मीन पोजीशन के उस तरफ। अब रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ काम करेगा? अब रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ काम करेगा बताइए? अब रीस्टोरिंग फोर्स फिर से किस डायरेक्शन में काम करेगा? मीन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। और या आप ये भी बोल सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स जब भी प्रोड्यूस होगा तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? देख लीजिए, जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा था तब रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ प्रोड्यूस हो रहा था। जब ये इस तरफ जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स फिर से किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है?
फिर से मीन पोजीशन की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसी फोर्स के कारण ये बार बार कहां पर आएगा, अब क्या होगा, ये आगे निकल गया, फिर यहां करके रुका, यहाँ पर रेस्ट में आया एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर से रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा तो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा, फिर से इधर निकल जाएगा। तो ये ऐसा इस तरह से क्या करना शुरू कर देगा, ये क्या करना शुरू कर देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यू कैन से दैट ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहां पर क्या इन्वॉल्व है, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व है। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं प्रोड्यूस होता तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट। और मैंने यहां पर एक नेगेटिव सिंबल लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने यहां पर, एक नेगेटिव सिंबल। नेगेटिव सिंबल क्या बताएगा, इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहा था, तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इस स्प्रिंग को इस तरफ दबाएंगे तब रीस्टोरिंग फोर्स इधर प्रोड्यूस होगा, अगर ये स्प्रिंग इस तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स फिर से किस तरफ प्रोड्यूस होगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो इस अपोजिट डायरेक्शन को लिखने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। ऑब्वियसली अगर एक स्प्रिंग है मेरे पास, उसको दबाने में मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो स्प्रिंग यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो जाता है। अगर मैं 10 न्यूटन और लगाता हूं तो वो और डिस्प्लेस हो जाता है। तो मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इस प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा देते हैं। इस प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को लिखा जाएगा के। के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज नोन एज, ये जो यहां पर के है, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा, यहां पर फोर्स लिखा हुआ है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ के इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। सो द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। मतलब कि कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर करना है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। बेसिकली ये स्प्रिंग कांस्टेंट हम किस लिए यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताएगा कि स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है, स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है। तो के के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्प्रिंग लिए, एक तो मेरे पास ये वाला स्प्रिंग है, इसको मैं 1 मीटर डिस्प्लेस करूंगा। यहां पर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो आंसर है कितना फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। 100 न्यूटन फोर्स लगा करके मैं इसको कितना डिस्प्लेस कर सकता हूं, मैं इसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर सकता हूं। दिस इज फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग। सेकेंड स्प्रिंग देखिए, सेकेंड स्प्रिंग जो है वो थोड़ा हार्ड है। ये स्प्रिंग था मेरे पास, और इस पर भी m मास का एक ऑब्जेक्ट हमने लगा रखा है, और इसको 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ता है, 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तब जाकर के ये कितना डिस्प्लेस होता है, तब जाकर के मैं इसको 1 मीटर तक दबा सकता हूं। अब आप इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताएंगे और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताएंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, फर्स्ट स्प्रिंग है तो हम इसको K1 लिख देते हैं। फोर्स कितना लगाना पड़ा, 100 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपने, 1 मीटर का, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ, 100 न्यूटन पर मीटर। सेकेंड स्प्रिंग के लिए, सेकेंड स्प्रिंग के लिए अगर हम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे
तो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? तो आंसर है 2000 न्यूटन। और कितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? 2000 न्यूटन पर मीटर। अब आप बताइए कौन सा सॉफ्ट स्प्रिंग है और कौन सा हार्ड स्प्रिंग है? तो आंसर है ये वाला सॉफ्ट स्प्रिंग है। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। इसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए 2000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये वाला हार्ड स्प्रिंग है, ये वाला हार्ड स्प्रिंग हुआ। तो बेसिकली के क्या है? के एक कांस्टेंट होगा जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाएगा इन दिस केस, स्प्रिंग के लिए। ओके, और रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? के इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप सॉफ्ट स्प्रिंग लेंगे तो के की वैल्यू कम आएगी, अगर आप हार्ड स्प्रिंग लेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसा कि इस केस में था 2000। तो यहाँ पर आप 2000 लिखेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हार्ड स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है और सॉफ्ट स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना पड़ रहा है उसको दबाने के लिए, इसमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसको दबाने के लिए। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये जो लॉ है, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज नोन एज फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। इसको लिख करके बताता हूं मैं आपको। फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किससे लिखेंगे इस चैप्टर में? एसएचएम से लिखेंगे। इसमें आपको मैंने ये बताया कि द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसा बोलेंगे, द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट विद ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द रीस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। दिस इज द फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, दैट कांस्टेंट इज के, एंड दिस के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड द यूनिट ऑफ दिस के इज, इसका यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ द के, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो जिस भी मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा उस मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। तो ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है और उसी फोर्स के कारण एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इक्वेशंस में लिखना पड़ेगा, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग यही तो करते हैं, हम जो भी फिनोमेना को, जो भी घटना को देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं? एक फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया, उन्होंने ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला बना दी जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो बताइए कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग फिनोमेना को स्टडी करने के बाद उसके लिए क्या करते हैं? फॉर्मुलेशन करते हैं, फॉर्मूलाज को बनाते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंपैरिजन में स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ऑफ रेफरेंस लूंगा जिसके बेसिस पर हम एसएचएम को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो हम लोग कितना लेंगे? कैपिटल ए। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और यहाँ पर मैं 2 डायमीटर लेने वाला हूँ। एक डायमीटर तो होगा
ये इसका सेंटर होगा, जिसको हम किससे लिखेंगे, जिसको हम O से लिखेंगे, एंड दिस इज x डैश। सो x डैश O x, दिस इज वन डायमीटर, और दूसरा डायमीटर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, ये डायमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, y O y डैश, और इसका मैंने आपको रेडियस बता दिया, रेडियस इज कैपिटल A। अब हम लेंगे एक रेफरेंस पार्टिकल। रेफरेंस पार्टिकल, देखिए रेफरेंस पार्टिकल क्या होगा। तो मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल को कंसीडर किया, ये जो पार्टिकल है हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेफरेंस पार्टिकल। इस पार्टिकल के बेसिस पर हम SHM को स्टडी करेंगे। ये पार्टिकल यहां से चल करके इस पोजीशन तक आ जाता है, ये मान लीजिए ये फर्स्ट पोजीशन थी और ये कहां पर आ गया, ये सेकंड पोजीशन पर आ गया, और ये पार्टिकल कितनी एंगुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो आंसर है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है इन द सर्कुलर मोशन। ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक सेकंड में जितना एंगल ट्रेवल करता है उसको हम किससे लिखेंगे, उसको हम ओमेगा से लिखेंगे। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद में अब ये जो पार्टिकल था इसका नेम दे देते हैं हम, इसको P लिख देते हैं, द पार्टिकल इज P। अगर ये पार्टिकल अभी इस पोजीशन पर है तो मुझे क्या करना होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। P से किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो आंसर है कौन से वाले डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, y O y डैश पर। तो मैंने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर मुझे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा, M। अब ये P पार्टिकल ये तो सर्कुलर मोशन करेगा, और M पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, वो करेगा ऑसिलेशन, वो करेगा वाइब्रेशन। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं अलग अलग पोजीशंस बता रहा हूं। ये P जो होगा पार्टिकल, इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसके बारे में डिस्कशन करने हमें। अब मैं पार्टिकल्स की अलग अलग पोजीशंस लिखता हूं, और आप मेरे को बताएंगे कि P पार्टिकल क्या मोशन कर रहा है और जो M पॉइंट है वो किस तरह का मोशन कर रहा है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पार्टिकल यहां पर था, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, मैंने इसको P1 से लिख दिया। अब P1 से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर कहां आएगा, यहां पर आएगा, इस O पॉइंट पर। कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहां चला गया, इस पोजीशन पर आ गया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये इस पोजीशन पे आ गया M। फिर ये पार्टिकल यहाँ चला गया, परपेंडिकुलर कहाँ आ गया, परपेंडिकुलर इस पोजीशन पे। फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया, परपेंडिकुलर भी यही हो जाएगा फिर। इसके बाद में अब ये पार्टिकल यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है, तो ये M पॉइंट यहाँ आ गया था। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा। फिर ये पार्टिकल और आगे जाएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, O पर बनेगा। तो ये पार्टिकल हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, और इस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, ये पार्टिकल हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। तो जब ये यहां से यहां आया, ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, जब ये यहां से यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब ये पार्टिकल यहां पर आ रहा है x डैश पर, और ये M कहां पहुंच चुका होगा, ये O पर आ चुका होगा। इसी तरह से अगर ये पार्टिकल इस तरफ आगे बढ़ेगा, यहां पर ये P पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, और इस पोजीशन पर इसका परपेंडिकुलर होगा M। फिर और आगे जाएगा तो यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा, यहां पर जाएगा तो इसी पोजीशन पे सेम पोजीशन हो जाएगी P और M की। फिर ये इस तरफ आगे बढ़ेगा तो यहां पर परपेंडिकुलर, फिर यहां बढ़ेगा, फिर यहां पर, फिर यहां आएगा, फिर यहां पर। तो इस पार्टिकल ने एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर पॉइंट था जिसको हम M लिख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो वन ऑसिलेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो वन ऑसिलेशन कर रहा है। अब मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं कि हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दैट ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग। ये जो स्प्रिंग है देखिए, ये तो ऐसा ऑसिलेट कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, और इसके साथ में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, और इसमें ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है, और ये स्प्रिंग का क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो बेसिकली यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सर्कुलर मोशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो परपेंडिकुलर होगा, एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका जो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करेगा, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को या एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब इसी तरह से एक दो मोशन और मैं आपको दिखाता हूं इसमें। ये देखिए, ये भी एक स्प्रिंग है जिसके साथ में हमने क्या कर रखा है, एक मास को, एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट को टाई कर रखा है M मास के, जो क्या कर रहा है, जो ऑसिलेट कर रहा है।
सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन। और ये पेंडुलम है, देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पेंडुलम। ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी अ कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट के कारण ये पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स तो काम करेगा ही, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनीवेज ये एग्जांपल्स तो हम देखेंगे आगे, और भी आएंगे एग्जांपल्स इससे रिलेटेड। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पार्टिकल दिख रहा है वो ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ये मोशन समझ में आ चुके हैं, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मुलेशन यूजिंग दिस डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, जिससे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले। थैंक यू सो मच।